दोस्तों, कल हमने देखा कि समर और कियारा शॉपिंग के बाद रेड बैंकेट में चले गए थे। वहां जो इवेंट में खास गेस्ट थे वो शैडो किंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब वो समर को देखते हैं तो उसको पहचान लाते हैं। उसके बाद समर कियारा और पायल के साथ डांस करता है और इसी डांस के बीच पायल जब समर को गाल पर किस करती है तो कियारा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो तुम समर से ही पूछ लो। पायल ने भौहें सिकोड़ ली थी और समर को सवालिया निगाहों से देखा। वो यही पूछना चाहती थी कि क्या जो कियारा कह रही है वो सच है या नहीं। अब आगे। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 43 में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और कहानी आपको कैसी लग रही है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। अगर आपका और कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। और जो अभी नए आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के 43वां एपिसोड। आप सुन रहे हैं मनदीप की आवाज में सीक्रेट घर जमाई। पायल ने बोहें सिकोड़ ली थी। वो यही पूछना चाहती थी कि कियारा उसकी पत्नी है या नहीं है। तभी समर ने भी उसके सवालों को पढ़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, पायल रिलैक्स, कियारा ने जो कहा है वो सच है। कियारा मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो गई है। वो पायल से झूठ नहीं बोलना चाहता था। और तो और कियारा उसके बिल्कुल बगल में थी, वो झूठ बोल भी कैसे सकता था। समर की आवाज बहुत धीमी थी। कियारा और पायल उसके अलावा किसी और की बातें नहीं सुनी थी। हॉल में मौजूद सभी लोग दूर थे। उन्होंने सिर्फ उन तीनों को बात करते देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे कि बात हो क्या रही है। समर की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, शादीशुदा? समर ने कहा कि वो कियारा उसकी पत्नी है, वो कियारा का पति है। यह खबर सुनकर उसको झटका लग गया। पायल ने अपनी छाती को पकड़ते हुए सोचा, मेरा दिल दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। तभी एकदम से धमाका हुआ और पायल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे इतना बड़ा सदमा लग गया था। उसको ऐसे गिरता हुआ देखकर समर जोर से चिल्लाया, पायल! समर के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए थे। उस पल पायल बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। खून का एक भी निशान नहीं था, उसके चेहरे पर बिल्कुल बदल गया था। समर जानता था कि यह खबर पायल के लिए बहुत बड़ा झटका थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। पायल इंदौर शहर की नंबर 1 ब्यूटी और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी। और यही कारण था कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता कैसे बना सकती थी। तभी उनको कपूर परिवार के बटलर राजेश की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अरे नहीं, यंग मिस्ट्रेस बेहोश हो गई। राजेश के चेहरे के भाव बदल गए। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हाउसकीपर होने के नाते राजेश जानता था कि पायल बचपन से कमजोर दिल की लड़की है। वो जब भी गुस्से में होती है तो बेहोश हो जाती है। समर और कियारा की बातों ने पायल का गुस्सा दिला दिया था। वो बेहोश हो गई और राजेश ने समर के पास जाते हुए गुस्से में कहा, दूर हटो, दूर हटो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस्ट्रेस को छूने की। समर ने सहज ही अपने सामने खड़े बुजुर्ग को पहचान लिया। वो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हाउस कीपर था। उसने पायल को बड़ा होते देखा था और वो उसकी परवाह करता था। समर ने बोहें सिकोड़ते हुए कहा, बटलर राजेश, मैं लोगों का इलाज कर सकता हूं, मैं पायल का भी इलाज कर सकता हूं। लेकिन राजेश ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। यंग मिस्ट्रेस तुम्हारी बातों से ही वजह से बेहोश हुई है। मैं तुम्हें यंग मिस्ट्रेस को छूने भी नहीं दूंगा। इलाज करना तो दूर की बात। राजेश पायल को अपनी पोती जैसा मानता था। उसने देखा कि समर की वजह से वो बेहोश हो गई है। वो आदमी को पीटना चाहता था। और तो और इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि समर को मेडिकल स्किल्स भी आती हो गई। राजेश ने एक्साइट में पूछा, हमारी यंग मिस्ट्रेस बेहोश हो गई, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है जो इनका इलाज कर सके? राजेश की बातें सुनकर सबकी निगाहें गर्म हो गई। वे उनका इलाज कर सकते थे जो वो करीब आ सकते थे। अगर वो पायल का इलाज करने में सफल हो गई तो पायल उसकी इंसान की दोस्त भी बन जाएगी। आसपास के लोग जो खड़े थे आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक लड़के ने बौखलाते हुए अपने पास वाले लड़के से पूछा, भाई क्या तुम्हारे पास मेडिकल स्किल है? क्या तुम किसी का इलाज कर सकते हो? सामने वाले ने कहा,
यार मुझे लोगों का इलाज नहीं करना आता, मुझे सिगरेट पीना, शराब और लड़कियों के साथ खेलना आता है बस। क्या तुम्हें पता है कि लोगों का इलाज कैसे किया जाता है? उसने भी मना करते हुए कहा, अरे मैं तो कभी मेडिकल स्कूल ही नहीं गया, मुझे कैसे पता होगा कैसे इलाज किया जाता है। आसपास के सभी लोग पायल का इलाज करना चाहते थे, लेकिन किसी के पास कोई मेडिकल स्किल नहीं थी। तभी अचानक एक कर्कश सी आवाज सुनाई दी, मुझे पता है लोगों का इलाज कैसे किया जाता है। बटरल राजेश ने उस दिशा में देखा, सिर घुमाया और एक ग्रीन ड्रेस पहने सुंदर सी लड़की वहीं पर आ रही थी। बटरल राजेश ने उस लड़की की उम्र को देखा तो उसको शक हो गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें सच में लोगों का इलाज करना आता है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम मोनिशा है। मेरे पिता सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिलीप सेठी हैं। मैंने उनसे कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी है, मैं पायल को देख सकती हूँ। दिलीप सेठी इंदौर शहर के प्रसिद्ध थे और जब लोगों ने सुना कि वो दिलीप सेठी की बेटी है तो सभी ने मोनिशा की प्रशंसा भरी नजरों से देखा और उनमें से एक ने कहा, हम्म, डॉक्टर दिलीप सेठी इंदौर शहर के एक्सपर्ट हैं। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ भाई, वो अपने काम में बहुत कुशल हैं, उन्होंने बेस्ट डॉक्टर का खिताब भी जीता था। एक लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, मोनिशा डायरेक्टर दिलीप सेठी की बेटी है, मुझे लगता है कि वो मिस कपूर का इलाज कर देंगी। लोगों की बात सुनकर राजेश को भी कुछ तसल्ली मिली। उसने बेचैन होते हुए कहा, ठीक है मिस मोनिशा, तुम आओ और यंग मिस्ट्रेस का चेकअप और प्लीज उनको जल्दी से होश में लेकर आओ। उस समय पायल का चेहरा पीला पड़ा था, उसकी भौहें गहरी थी और वो कुछ दर्द में लग रही थी। मोनिशा लापरवाही नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ पायल की कलाई पर रखा। एक पल बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज? ये क्या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है? वो काफी मुश्किल स्थिति थी। मोनिशा एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जो अपनी मेडिकल आर्ट के लिए फेमस थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज कितना मुश्किल होता है। तभी बटलर राजेश ने जब देखा मोनिशा की भौहें सिकुड़ गई तो उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? क्या तुम्हारे पास इनकी बीमारी का इलाज है? उसने अपनी सारी उम्मीदें मोनिशा पर लगा रखी थी। अगर वो यंग मिस्ट्रेस का इलाज नहीं कर पाई तो पायल खतरे में पड़ जाएगी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए थी। जितनी ज्यादा देर, शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान। यंग मिस्ट्रेस जिंग कैपिटल के कपूर परिवार की लाडली बेटी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो बटलर राजेश के पास बस इतनी उसकी जान लेने की और माफी मांगने के अलावा कोई चारा न बचता। तभी मोनिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ करना बटलर राजेश, अगर ये सामान्य बेहोश होती तो मैं इनका इलाज कर पाती, लेकिन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के कारण होने वाली बेहोशी का इलाज मैं नहीं कर सकती। उसने मेडिकल वेस्टर्न्स की पढ़ाई की थी। वेस्टर्न मेडिसिन में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज सिर्फ ऑपरेशन था, लेकिन अभी वो एक बैंकेट हॉल में थे और ऑपरेशन थिएटर में नहीं। वहीं पायल का पीला चेहरा और दर्द भरा भाव देखकर समर का दिल दुख रहा था। इस लड़की ने उसे अपना सब कुछ दे दिया और लेकिन उसके बदले में उसने उसे क्या दिया? सिर्फ गुस्सा, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गई। ये सब उसकी ही गलती थी। उसने इस लड़की के साथ अन्याय किया था। समर ने राजेश और मोनिशा से कहा, तुम लोग साइड हट जाओ, मैं इलाज कर सकता हूं। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। उसने पायल का इलाज करने का फैसला कर लिया था। उसकी बात सुनकर मोनिशा ने नाराजगी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है मिस पायल को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है? क्या तुम जानते भी हो कि होता क्या है? चले आए इलाज करने। बड़ा राजेश ने भी समर का रास्ता रोक लिया। उसने उसे पायल का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पायल का इलाज कर पाएगा। समर जानता था कि दोनों उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका विश्वास जीतने के लिए उसने अपना हुनर दिखाना होगा। यह सोचकर समर बोला, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज फिटस के विकास के दौरान हार्ट और एओर्टा में रुकावट या हार्ट की एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर के कारण होता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के विक्टिम लोगों को ज्यादा गुस्सा या उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वरना वो बेहोश हो जाते हैं। मोनिशा ने आश्चर्य से पलके झपकाते हुए कहा, क्या तुम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के पैथोलॉजिक और सिम्टम्स के बारे में जानते हो? वो जानती थी कि ये स्पेसिफिक थेरेपी नॉलेज है जो एक केवल मेडिसिन की स्टडी करने वालों के पास होती है। आम लोगों को इतनी नॉलेज कभी नहीं होती। इसका मतलब था कि समर को मेडिसिन की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए वो बकवास नहीं कर रहा था।
समर ने ठंडे स्वर में भौहें चढ़ाते हुए कहा। बटलर राजेश, आपने देख ही लिया कि मुझे सचमुच में मेडिकल की जानकारी है। मुझे मिस पायल का इलाज करने दे। सचमुच में मिस पायल को मरते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी बात सुनकर बटलर राजेश के हाव बदल गए। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहता था कि पायल को कुछ भी हो। उसने भी समर की बातें सुनी और वो समझ गया कि इस आदमी को सच में अच्छी नॉलेज है। ये अपनी यंग मिस्ट्रेस के भले के लिए, बटलर राजेश ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें यंग मिस्ट्रेस का इलाज करने दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर यंग मिस्ट्रेस को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इंदौर शहर में रहने नहीं दूंगा। समर ने राजेश की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका ध्यान बस पायल पर था। उसे पायल की चिंता हो रही थी। उसने राजेश की धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया। समर ने गहरी सांस ली और अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाल ली। उसने झटपट पायल के हार्ट के प्रेशर पॉइंट में अपनी 9 चांदी की सुइयां डाल दी। समर को इस तरह सुइयां डालता हुआ देखकर मोनिशा के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वो वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा था, खासकर 9 नीडल विधि के बारे में। 9 नीडल विधि में ज्यादातर एक्यूपेंचरिस्ट पहले ही मरीज के कपड़े उतारते हैं, और ताकि उनको सही प्रेशर पॉइंट के बारे में पता चल जाए। केवल हाई स्किल डॉक्टर ही कपड़े पहने हुए मरीज का एक्यूपेंचर परफॉर्म कर सकते थे। वो एक बार में एक 80 साल के डॉक्टर से मिली थी, जो कपड़ों के जरिए एक्यूपेंचर कर सकता था, लेकिन वो भी अपनी उम्र और अनुभव की वजह से कर सकता था। लेकिन ये लड़का तो सिर्फ 20-22 साल का था, इतना स्किल्ड कैसे हो सकता था? मोनिशा ने मन ही मन समर की तारीफ करते हुए कहा, वाओ, ही इज वेरी स्किल्ड। वहीं समर ने जब 9 चांदी की सुइयां पायल के प्रेशर पॉइंट में डाली, वो तो थोड़ा कांप उठी। यह समर के कंट्रोल्ड फंक्शंस का परिणाम था। उसने सुइयां स्पेशल प्रेशर पॉइंट में डाली थी। चांदी की सुइयों के माध्यम से पायल के शरीर में गर्मी का एक थक्का प्रवेश गया। उसकी ब्लड वेसल्स खुल गई। उसकी नैरोड ब्लड वेसल्स फैल गई। पायल को शुरू में दर्द हुआ, लेकिन अचानक उसने अपने हार्ट में गर्मी महसूस की। उसका ब्लड फ्लो तेज हो गया और धीरे धीरे आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही पायल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? वो केवल 2 मिनट बाद जग गई थी। समर ने जब देखा कि वो जाग गई है तो उसने जल्दी से उसके सीने में लगी 9 चांदी की सुइयां हटा दी। समर ने देखा पायल जाग गई। उसने भावुक होकर कहा, पायल, तुम ठीक हो, तुम्हें होश आ गया है। समर को पायल की अहमियत का एहसास तभी हुआ जब उसने उसे बेहोश होते देखा। इस लड़के ने उसके दिल में एक इंपॉर्टेंट स्थान बना लिया था। पायल कड़वी नजर के साथ समर को देखते हुए बोली, काश मुझे कभी होश भी ना आता। उसकी आंखें दर्द से भरी थी। वो दुखी और बहुत दुखी थी। उसे बहुत दुख था कि जिस आदमी को वो प्यार करती थी वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी कियारा थी और ये सोच सोचकर उसका दिल दुखी हो रहा था। समर ने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, पायल, इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बस माफी ही मांग सकता था। पायल ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अब से हम अजनबी हैं। जो कुछ भी हुआ हम उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। ये कहते हुए कड़वी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ हुआ था। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। दिल बुरी तरह से टूट गया था और वो बहुत ही बेबस लग रही थी। पायल के शब्द हल्के थे। वो समर और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन क्या वो सब भूल पाएगी? पायल की बेबस हालात देखकर समर का मन कर रहा था कि वो भी उसके पीछे भागे, उसे दिलासा देने के लिए गले लगाना चाहता था, लेकिन कियारा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। कियारा ने उसे रोकते हुए कहा, डियर, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर वहां से जाना चाहते हो? उसे बहुत डर लग रहा था कि समर पायल के पीछे चला जाएगा। अगर समर पायल के पीछे चला गया तो इसका मतलब था कि उसके दिल में उससे ज्यादा पायल अहमियत रखती है। इसलिए उसने समर को रोक दिया। कियारा का चेहरा भी पीला था। विनती भरे स्वभाव उसके देखकर समर रुक गया। उसने पहले एक लड़की को चोट पहुंचाई और वह दूसरी लड़की का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। समर अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए सब देख रहा था। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, उसने ये कहा और वहीं पर रुक गया। लेकिन उसका दिल भर गया था। वो जानता था कि सिर्फ एक लड़की के साथ ही रह सकता था। उसे दूसरी लड़की का दिल तोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी पायल और उसके बीच पहली बार जो हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था। उसके बाद भी पायल ने उसको 1 महीने का टेम्परेरी बॉयफ्रेंड बनाया था। इसलिए समर ने अपनी परमानेंट वाइफ के साथ रहने का फैसला किया।
वहीं समर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी कड़वाहट और गहरी हो गई। उसने अपनी किस्मत पर हंसते हुए कहा, समर के दिल में मेरे से कियारा ज्यादा अहमियत रखती है। वो मुझे मनाने के लिए एक बार मेरे पीछे भी नहीं आया। लगता है मुझे उसे भूल भी जाना चाहिए। ये सोचते हुए पायल हॉल के बीचों बीच गई और माइक्रोफोन पर बोली, आज का इवेंट यही खत्म होता है। सबको छोड़कर जाने का समय हो गया है। बोलने के बाद वो अकेलेपन के भाव से हॉल के बाहर चली गई। उसने बर्नार्ड और बैरन स्मिथ को भी अलविदा नहीं कहा। वो अपनी मसराटी में बैठी अपना मनमोहक चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर रखकर आंसू बहाते बेकाबू होकर रोई और उदास चेहरे लेकर वो वहां पर से आगे बढ़ गई। वो सोच रही थी कि समर की शादी हो गई और वो उसके रिश्ते में तीसरा व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी। उसने उसे भूलने का फैसला कर लिया। वो शहर छोड़कर दिल्ली वापस जाने लगी थी। वो पहले समर के साथ अपना एक महीना एंजॉय करना चाहती थी। फिर जब वो घर जाकर घटिया अनुराग से शादी करना चाहती थी, लेकिन लगता था कि उसे पहला ही जाना पड़ेगा। इंदौर शहर में अब उसके लिए कुछ खास बचा नहीं था। उधर बैंकेट हॉल में पायल की घोषणा सुनने के बाद सभी लोग जाने लगे। चूंकि पायल निकल गई थी, इसलिए सबको सी ऑफ करने का जिम्मा बटलर ने ले लिया। वहीं बर्नार्ड और स्मिथ काम की बात करने के लिए समर के पास आ गए थे। बर्नार्ड ने देखा कि समर बहुत दुखी लग रहा है, तो उसने सावधानी से कहा, हाइनेस शैडो किंग, मैंने कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है। हम सुबह फ्रांस के लिए 7 बजे निकलेंगे। वो बहुत ध्यान से बातें कर रहा था, क्योंकि वो शैडो किंग को नाराज करने की गलती नहीं कर सकता था। समर ने सिर हिलाया, सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगा। हालांकि यह उसके लिए एक दुखद दिन था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि बर्नार्ड का काम जरूरी है। बर्नार्ड के पिता अभी कोमा में हैं, उनको मदद करनी थी। उसके साथ हाथ मिलाया और वो कियारा के साथ हॉल से बाहर निकल गया। समर और कियारा दोनों के मन में बहुत विचार चल रहे थे। दोनों ही खुश नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप चल दिए। विला नंबर 13 में लिविंग रूम में पहुंचकर दोनों सोफे पर बैठ गए। सोफे पर बैठे एक दूसरे को देखते रहे। दोनों सोच रहे थे कि क्या कहें। तभी अचानक कियारा ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, डियर, क्या आप पायल को लाइक करते हैं? कियारा का सवाल सुनकर समक चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दे। कियारा ने आगे जब कहा उसने देखा तो समर कुछ नहीं बोल पा रहा, तो उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं कह सकती हूँ कि आप उसको लाइक करते हैं। कियारा समझदार थी। उसके लिए यह बताना आसान था कि समर पायल को पसंद करता है। यह भी कि पायल भी उसे पसंद करती है, यह बात कियारा को बहुत असहज कर रही थी। समर उसका पति था, और अगर उसका पति किसी और लड़की को पसंद करता था तो उसका दुखी होना लाजमी था। वैसे भी कियारा बहुत रूढ़िवादी थी, एक एक पत्नी में विश्वास रखने वाली थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी लड़के से घृणा करती थी जो एक समय में कई लड़कियों की भावनाओं को एक साथ रखता था। जब समर ने कियारा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा देखा, तो उसने जल्दी से समझाते हुए कहा, मेरी जान, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और तुम तो जानती हो पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी सोच हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो भी अपने दिल में मेरे लिए कुछ अलग भावनाएं रखती है। दिल ही दिल में वो दोनों को पसंद करता था, लेकिन उसे पता था कि वो कियारा के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दे सकता। वो जानता था कि वो एक बहुत इमोशनल लड़की है और उसे ऐसे मर्दों से नफरत थी। अभी धीरे धीरे तो उनका रिश्ता ट्रैक पर आना शुरू हुआ था। उसे डर लग रहा था कि कियारा नाराज ना हो जाए और पहले की तरह आइस क्वीन ना बन जाए। जब वो अपने असली रूप में वापस आएगी तो उसके साथ बिताया सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। रही बात पायल की, तो उसने अभी तक सोचा नहीं था कि उसे कैसे निपटेगा। कियारा ने शर्माते हुए कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे खुश करने के लिए आप हमेशा इतनी ही मीठी मीठी बातें करते हैं। उसकी आवाज से साफ तौर चला रहा था कि उसके जवाब से वो खुश थी नहीं। समर ने फिर से ठंडी मीठी मीठी बातें शुरू की और कहा, ओह हनी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। मेरे लिए तुमसे सबसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। मैं मरते दम तक किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। उसने अपनी बातों से कुछ ही देर में कियारा को खुश कर दिया। कियारा ने शर्माते हुए कहा, डियर, अब आपको जल्दी आराम करना चाहिए, कल सुबह आपको फ्रांस भी जाना है।
ये कहते वो मुस्कुराई और दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। पायल के साथ हुई पूरी घटना ने उसे अंदर से थोड़ा निराश कर दिया था। हालांकि उसने समर को माफ कर दिया, इसलिए उसे ऊपर ले जाने में वो बजाय खुद ऊपर चली गई। समर ही बेचैनी के भावों के साथ मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि आज रात उसने पायल के साथ जो किया, उसे पायल का दिल पूरी तरह से दुख से भर चुका था। ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी, आखिरकार वो कियारा का पति था। अगर वो पायल को संभालने के लिए कियारा को छोड़ देता तो कियारा के दिल को ठेस पहुंचती। दोनों में से किसी एक को तो ठेस पहुंचनी ही थी। वो बिस्तर पर लेट गया और जल्दी से स्वप्न लोक में आ गया। सपने में उसने दो लड़कियों को अपने सामने खड़ा देखा। उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। जब वो कियारा को पकड़ता तो पायल दुखी हो जाती और अगर वो पायल की तरफ जाता तो कियारा दुखी हो जाती। सपने में वो दोनों लड़कियों के बीच में बुरी तरह से उलझ गया था। इधर समय उधर मेहरा परिवार के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में 3 लोग बैठे थे। बाईं ओर वाला व्यक्ति औसत कद का था और उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें ताकत से चमक रही थी। उसने टाइगर की खाल का कोट पहन रखा था। वो पैंथर ग्रुप का पैंथर किंग था। दाईं ओर वाला आदमी थोड़े कद में छोटा था। उसकी आंखें तिरछी थी और रंग गहरा था। उसके हाथ चमकते खंजर से खेल रहे थे। वो रेड किंग था। बीच में बैठा व्यक्ति सबसे लंबा था। उसकी लंबी नाक और सुनहरे बाल थे और थोड़े घुंघराले भी थे। रेखाएं उसके पावर से भरी हुई थी। वो टाइगर ग्रुप का किंग टाइगर किंग था। पैंथर किंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, टाइगर किंग, क्या तुम सच में कियारा को किडनैप करना चाहते हो? टाइगर किंग ने ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैंने रिसर्च कर ली है। कियारा शैडो किंग की पत्नी है और शैडो किंग सचमुच उस लड़के से प्यार करता है। हम उसके जरिए ही उसको कमजोर कर सकते हैं। उसने अपने हाथ में 2 स्टील की गेंदों को उछालते हुए कहा। तभी दाहिनी ओर रेड किंग ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, लेकिन हम अपने अपने ग्रुप के किंग हैं। एक लड़की को किडनैप करना ये थोड़ा गिरा हुआ काम नहीं लग रहा क्या? रेड किंग कियारा को किडनैप करने का प्लान से खुश नहीं था। हालांकि वो शैडो किंग से नफरत करता था, लेकिन वो लड़की के किडनैपिंग में संतुष्ट था नहीं। उसकी बात सुनते ही पैंथर किंग ने घृणा से रेड किंग को देखते हुए कहा, रेड किंग, तुम्हारी आज से पहले भी जितने डरपोक हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 7 किंग में से तुम्हारा स्थान सबसे नीचे है। उसकी बातों से रेड किंग क्रोधित हो गया। उसने पलटकर कहा, पैंथर किंग, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बेहतर हो? फिर तुम जाकर शैडो किंग को क्यों नहीं मार देते? इतने लंबे समय तक इंदौर में हैं, अंधेरे में छिपने के अलावा तुमने क्या हासिल कर लिया? दोनों की इस बहस से टाइगर किंग भी क्रोधित हो गया और बोला, पैंथर किंग, रेड किंग, चुप हो जाओ। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, अगर तुमसे शैडो किंग को मारने के लिए कहूं तो क्या तुम लोग उसे मार सकते हो? उसकी बात सुनकर दोनों रुक गए। वो जानते थे कि शैडो किंग उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ कौशल के आधार पर उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। टाइगर किंग अपना प्लान बताते हुए ठंडे मुस्कान के साथ बोला, हमें से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इसलिए एक ही रास्ता है, हम उसकी वाइफ कियारा को किडनैप करें, एक जाल बिछाएं, उसको कियारा के जरिए गुमराह करके मार सकते हैं। रेड किंग ने थोड़ा सोचा और अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए बोला, लेकिन टाइगर किंग, शैडो किंग अभी भी इंदौर शहर में है। वो कियारा को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। हम उसको किडनैप कैसे कर पाएंगे? जाल बिछाने की बात तो दूर है। टाइगर किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वो कल सुबह 7 बजे इंडिया से चला जाएगा ताकि बर्नार्ड के पिता को बचा ले। तब हम जाकर कियारा को किडनैप करेंगे, सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। टाइगर किंग काफी समय से इंदौर शहर में अंडरग्राउंड था। इसे समर के बारे में सारे इकट्ठा जानकारी रखता था। वो जानता था कि शैडो किंग बर्नार्ड के बहुत करीब है, इसलिए उसने अपने लोगों से कहकर बर्नार्ड के पिता को जहर दिलवा दिया। उसे पता था कि बर्नार्ड के पिता को जहर मिल जाने के बाद बर्नार्ड शैडो किंग की मदद लेगा और जिस क्षण शैडो किंग फ्रांस जाएगा, टाइगर किंग को मौका मिल जाएगा। वो जानता था कि अपनी क्षमताओं के बल पर शैडो किंग का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और यही एकमात्र फैसला था। अगले दिन सुबह 6 बजे समर उठ गया। सर्दियों की सुबह बहुत ठंडी लग रही थी। हवा में धुंध भी छाई हुई थी। उसने बर्नार्ड से वादा किया था कि उस सुबह 7 बजे फ्रांस के लिए तैयार हो जाएगा।
समर किचन में खाना ढूंढने ही वाला था, तभी उसने देखा कियारा पहले से ही खाना बना रही थी। 5 बजे ही कियारा उठ गई थी। पहली बार इतनी जल्दी वो उठी थी। कियारा का चेहरा बर्फ की तरह सफेद और नीलम की तरह चमक रहा था। उसने सफेद पजामा पहना था। कियारा ने पानी उबाला और पोच्ड एग बनाने के लिए तैयार हो गई। यह उसका पहली बार पोच्ड एग बनाने का अनुभव था। साथ ही दूसरी बार वो किसी लड़के के लिए खाना बना रही थी। पहली बार जब समर घायल हुआ था तो कियारा ने उसके लिए स्टड जिनसिंग सूप बनाया था, और लेकिन अब वो सूप थोड़ा जल गया था। इस बार कियारा ने उस स्टड जिनसिंग से सबक सीखा और अंडे डालने से पहले बर्तन में ढेर सारा पानी डाल दिया। अंडों के फूले हुए भरे गमले को देखकर कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सहमित आकर्षक चेहरा उदास हो गया। वो जानती थी कि समर को 7 बजे फ्रांस जाना है, इसलिए वो जल्दी उठी थी और अपने पति के लिए खास खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि वो गड़बड़ कर देगी। पिछली बार कम पानी में कारण उसने जिनसिंग को जला दिया। इस बार ज्यादा पानी में उंडे उबलों को फूलों में बदल दिया। कियारा को लगा कि वो गिर गई है। समर कियारा के पास आया। उसने उसे मुस्कुराते हुए पूछा, डियर, ये तुम क्या बना रही हो? समर की बात सुनकर कियारा शर्मा गई। उसने शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए पोस्ट एग बना रही थी, सब गड़बड़ हो गया। समर ने मन ही मन सोचा, पोस्ट एग, बहुत बढ़िया, आज तो तुम मुझे अच्छा खाना मिलेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए बर्तन की तरफ देखा, लेकिन उसे सिर्फ आधा बर्तन उबला हुआ पानी और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में अंडे खुले हुए दिखाई दिए। ये देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये पोस्ट एग है नहीं, ये तो अंडे के फूल हैं। कियारा खूबसूरत, स्मार्ट और रंगवार इंडस्ट्री की सीईओ थी, लेकिन खाना नहीं बना सकती थी। समर को चुपचाप देखकर कियारा ने सावधानी से पूछा, डियर, क्या मैं पागल हूँ? उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उसे खाना भी बनाना नहीं आता था। तभी उसने आह भरते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। उसने खुद को धिक्कारते हुए कहा, क्या तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम तो पोस्ट एग भी नहीं बना सकती, पागल। समर मुस्कुराया। उसने शांत करने के लिए कहा, दरअसल तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो। कम से कम तुम्हें पता हो तो है कि पोस्ट एग बनाने के लिए पहले पानी उबालना चाहिए, सीधे पानी नहीं डालना चाहिए। कियारा को दिलासा देने से पहले वो ठीक थी, और जब उसने दिलासा देने की कोशिश की तो वो और भी शर्मा गई। उसने कहा, क्या कोई ठंडे पानी में अंडे कैसे डाल सकता है? यही तो किंडरगार्टन के बच्चे भी जानते हैं। कियारा एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और उसे एक छोटी राजकुमारी की तरह पाला गया था। उसका नाना नानी सारा खाना बनाती थी। खाना बनाने के बाद कंपनी को संभालने से ज्यादा मुश्किल था, और फिर भी जल्दी उठी थी। वो कोशिश तो कर रही थी। कियारा ने अपना छोटा सा सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी डियर, मैं आपके लिए नाश्ता बनाना चाहती थी, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, प्लीज आप नाराज मत होना। समर ने कहा, हनी बिल्कुल नहीं, तुम अपने नींद खराब करके 5 बजे उठकर मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये कहते वो हंसा और उसे गले लगा लिया। समर कह भी सच ही रहा था। वो वाकई में भावुक हो गया था कि कियारा इतनी सर्दी में भी उसके लिए सुबह 5 बजे उठ गई थी, सिर्फ उसके लिए खाना बना रही थी। और इससे ही पता चलता था कि कियारा उससे कितना प्यार करती थी। कियारा समर के बाहों में आराम महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, जान, आप फ्रांस से वापस कब आएंगे? मैं सचमुच आपको जाने नहीं देना चाहती। कियारा की आंखों में स्नेह और कोमलता देखकर समर को उसके प्यार की गर्माहट का एहसास हुआ। उसने कहा, हनी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इंदौर शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पेरिस फ्रांस तक पहुंचने के लिए 13 से 14 घंटे लगते थे, और आने जाने में 24 घंटे से ज्यादा, यानी ठीक एक दिन से ज्यादा। एक दिन उसे फ्रांस में ब्रेनार्ड के पिता का इलाज करना था, इसीलिए 2 दिन तो लगे थे। कियारा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, 2 दिन बहुत ज्यादा है, मुझे आपकी याद आएगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? कियारा प्यार में पड़ चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि समर उससे जुदा हो। समर को देखे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। कियारा को नहीं पता था कि उसे समर से प्यार हो गया है, और इसे एहसास को तो प्यार ही कहते हैं। कियारा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, डियर, चलो मैं आपके लिए पोस्ट एग दोबारा से बना देती हूँ। समर ने कहा, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इन अंडे के फूलों को ही खा लूंगा, तुम
ने इतने प्यार से बनाया है, मैं उसको बर्बाद नहीं होने दे सकता। क्यारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन ये पूरी तरह से पानी में फैल गए। समर ने कटोरी ली और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने इतने प्यार से बनाया है, मैं इसे खा लूंगा। अंडे के फूलों का सूप वाकई बिल्कुल स्वादिष्ट था नहीं, लेकिन क्यारा ने इसे पूरे मन और ध्यान से बनाया था, इसलिए समर इसे खत्म करना चाहता था। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हनी, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे तुमसे एक गुड बॉय किस चाहिए। क्यारा का खूबसूरत चेहरा पके लाल सेब की तरह हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, यहाँ किचन में ही। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। समर ने धीरे से कहा, प्यार करते समय जगह थोड़ी ना देखी जाती है। उसके चेरी जैसे लाल होठ को चखने के लिए उसने अपना मुंह आगे बढ़ा दिया। समर उसे बहुत देर से किस करता रहा, उसे अभी छोड़ा और जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सांस लगभग फूल रही है, क्यारा ने उसे अलग होते एक गहरी सांस ली। क्यारा को अपने होठ सूजे हुए महसूस हो रहे थे। उसने आईने में देखा तो उसके होठ सूज गए थे। समर ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और हड़बड़ाते हुए कहा, अरे यार 6:30 बज गई। मैं तुम्हें किस करने में इतना बिजी हो गया, फ्लाइट के बारे में भूल गया। फ्लाइट में सिर्फ आधा घंटा बचा है। क्यारा को पता था कि समर समय बहुत कम है। उसने समर से जाने का आग्रह किया और कहा, डियर चलो मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। क्यारा बेडरूम से वापस आई, एक सफेद बिजनेस आउटफिट पहना और समर को बीएमडब्ल्यू से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर ले गई। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा बर्नार्ड और स्मिथ वहां इंतजार कर रहे थे। बर्नार्ड ने चिंतित भाव से कहा, हाईनेस शैडो किंग, आप आखिरकार पहुंच ही गए। फ्लाइट का समय हो गया है, विमान जल्दी ही उड़ान भरेगा। आखिरकार उसके पिता अभी भी कोमा में थे, वो इंतजार ही कर सकता था। समर ने सिर हिलाया और विमान की ओर चल पड़े। क्यारा ने अपने सफेद और कोमल हाथ आगे बढ़ाकर समर को अलविदा करते हुए कहा, डियर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जल्दी वापस आना। अब एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकती। ये 2 दिन मेरे लिए 2 साल के बराबर निकलेंगे। ये पहली बार था जब शादी के बाद समर से वो अलग हो रही थी, जैसे वो बहुत दुखी और उदास महसूस करने लगी थी। क्यारा के चेहरे पर आंसू देखकर समर भी भावुक हो गया था। उसने कहा, चिंता मत करो हनी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद समर बर्नार्ड और बैरन स्मिथ के साथ एयरपोर्ट से अंदर चला गया। उसने बोर्डिंग पास लिया, फ्लाइट में जाकर बैठ गए और 10 मिनट बाद प्लेन ने उड़ान भी भर ली। क्यारा ने आसमान में गायब होते प्लेन को देखा। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, मेरी जान, जब तक आप मेरे से दूर हो तब तक मैं इन दोनों में अच्छा खाना बनाना सीखूंगी, ताकि जब तुम वापस आ जाओ मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकूं। उसने इन 2 दिनों का फायदा उठाने और खाना बनाने सीखने का फैसला लिया, ताकि वो समर के लिए स्वादिष्ट खाना बना सके। क्यारा ने मुड़कर अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी की ओर जल्दी बैठकर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ी। जब वो बुक स्टोर से गुजरी तो उसने गाड़ी रोकी और बुक स्टोर में घुस गई। किताबों की दुकान की मालकिन लगभग 40 साल की थी, एक अधेड़ उम्र की महिला थी और कियारा को अंदर आता हुआ देखकर उसने पूछा, हेलो मिस, आप किस तरह की किताबें खरीदना चाहती हैं? कियारा ने कहा, आंटी मैं खाना पकाने के लिए कुछ रेसिपी बुक्स खरीदना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकती हैं? कियारा पहली बार ही रेसिपी बुक खरीदने आई थी। मालकिन ने उत्साह से कियारा को सुझाव देते हुए कहा, हमारे यहाँ सबसे विस्तृत कुकिंग बुक्स है। हमारे पास फूड एनसाइक्लोपीडिया, नूडल्स बनाने के 100 तरीके, चावल की 100 रेसिपी, गर्म और ठंडे व्यंजनों की 100 रेसिपी वगैरह सब कुछ है। कियारा ने अपना सिर खुजाते हुए धीरे से कहा, आंटी मैं पहली बार खाना बनाना सीख रही हूँ, क्या आप मुझे कुकिंग के लिए कोई सामान्य बुक समझा सकती है? उस औरत ने कहा, बेटे क्या तुम अपने पति के लिए खाना बनाना सीख रही हो? कियारा ने कहा, हाँ। मालकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कियारा की तारीफ करते हुए कहा, वाओ, तुम इतनी अच्छी पत्नी हो। मैंने कभी किसी लड़की को सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए कुकिंग बुक्स खरीदते नहीं देखा। मैं तुम्हें फूड एनसाइक्लोपीडिया खरीदने की सलाह देती हूँ। ये पुस्तक सबसे व्यापक है, जिसमें न केवल मुख्य व्यंजन की रेसिपी शामिल है बल्कि ठंडी और गर्म डिशेज भी शामिल है। उसे लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की बहुत खूबसूरत है। उसने इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक देखी नहीं। टीवी पर आने वाली मशहूर हस्तियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो मैं ये फूड एनसाइक्लोपीडिया ही खरीदूंगी। उसने बुक के पैसे दिए और वहां से निकल गई। कंपनी में कियारा आई और सीधे ऑफिस में चली गई। पूरे दिन वो इस फूड एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने में लगी रही। उसने आज एक काम भी नहीं किया और कई डिशेज के बारे में सीख लिया।
इस बीच उधर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की पार्किंग में एक काली मर्सिडीज खड़ी थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। टाइगर किंग, पैंथर किंग, रेड किंग और यंग मास्टर ईशान, मतलब ईशान मेहरा। रेड किंग ने बोहें चढ़ाते हुए पूछा, टाइगर किंग, शैडो किंग इंदौर शहर का छोड़कर जा चुका है ना? रेड किंग की बात सुनकर टाइगर किंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत डरपोक हो। मुझे खबर मिली है कि शैडो किंग आज सुबह 7 बजे इंदौर से पेरिस के लिए चला गया है। वो जल्द ही फ्रांस पहुंच जाएगा। रेड किंग ने आंखों में जानलेवा चमक के लिए क्रूरता से कहा, वाह, जब तक वो इंदौर शहर में नहीं है, हम कियारा अग्रवाल को किडनैप कर सकते हैं, जाल बिछा सकते हैं और फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। टाइगर किंग ने रेड किंग की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठे ईशान मेहरा से कहा, ईशान, क्या तुम कियारा को जानते हो? ईशान ने चापलूसी भरे चेहरे के साथ कहा, बिल्कुल टाइगर किंग हाईनेस, मैं कियारा को जानता हूं। ईशान मेहरा के सभी पारिवारिक बिजनेस टाइगर किंग द्वारा समर्थित थे। उनकी कंपनी में भी टाइगर किंग ने ही इन्वेस्ट किया था। कहा जा सकता था कि मेहरा ने पूरा जो बिजनेस था वो टाइगर किंग के कंट्रोल में ही था। टाइगर किंग ने ईशान मेहरा की ओर एक नजर डाली और कहा, ओह, ये अच्छा है। जब कियारा पार्किंग में आएगी तुम हमें बता देना। ईशान ने बड़े ही सम्मान में कहा, जी टाइगर किंग हाईनेस। पलक झपकते ही समय उड़ गया और शाम हो गई। कियारा ने फोन एनसाइक्लोपीडिया बैग में रखी ऑफिस से बाहर निकल गई। वो पहले ग्रोसरी स्टोर जाने वाली थी। जैसे ही कियारा पार्किंग में गई तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक काली मर्सिडीज बेंज सीधे उसकी ओर आ रही थी। गाड़ी में ईशान मेहरा ने कियारा की ओर इशारा करते हुए कहा, हाईनेस, वो सामने व्हाइट बिजनेस आउटफिट वाली लड़की ही कियारा अग्रवाल है। कियारा का आकर्षक चेहरा, गोरी त्वचा, आकर्षक फिगर देखकर टाइगर किंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने कभी सोचा नहीं था कि शैडो किंग की पत्नी इतनी खूबसूरत होगी। टाइगर किंग की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, गाड़ी उसके बगल में रोक दो। टाइगर किंग का आदेश सुनकर ईशान ने जल्दी मर्सिडीज को कियारा के पास रोका और बोला, कियारा, बहुत समय हो गया है। गाड़ी में ईशान मेहरा को देखकर कियारा का चेहरा उतर गया। उसने रूखेपन से कहा, मुझे कियारा मत कहो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। जब तक तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, तुम यहां क्या करने आए हो? कियारा ने जब ईशान को अजनबी कहा तो ईशान की आंखों में गुस्से की एक हल्की सी चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, इस कुतिया की इतनी हिम्मत, इसने मुझे नीची नजरों से देखा, मुझे अपना नाम लेने तक रोका। एक बार हम तुम्हें किडनैप कर लें तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तभी धमाके की आवाज आई। तभी टाइगर किंग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से कियारा की ओर चल पड़ा। करोड़ टाइगर किंग को देखकर कियारा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने रूखेपन से पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? उसके सामने हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था और उसे बस एक ही नजर में पता चल गया कि वो विदेशी है। टाइगर किंग ने ठंडे स्वर में कहा, जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूं। टाइगर किंग की बात सुनकर कियारा का सेंध चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और भागने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जैसे ही कियारा मुड़ी, टाइगर किंग ने अचानक उसके सिर पर एक जोरदार वार किया और तुरंत बेहोश हो गई। टाइगर किंग ने गंभीर मुस्कान के साथ बेहोश कियारा को उठाकर गाड़ी में फेंक दिया और क्रूरता से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी बच सकती हो? ईशान मेहरा ने गाड़ी की चाबी घुमाई। गाड़ी का इंजन जोर से दहाड़ा और वो वहां से बाहर निकल गई। वहीं उधर फ्लाइट पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। समर जब प्लेन से उतरा तो उसके दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज वो खो रहा है। समर ने अपना हाथ छाती पर रखते हुए कहा, मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सिक्स सेंस उसे बता रही थी कि इंदौर में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। समर का पीला चेहरा देखकर बर्नार्ड ने प्यार से पूछा, हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? उसके बगल में खड़ा बैरन स्मिथ भी चिंतित हो रहा था। वो ग्रुप के साथ पेरिस आया था और ताकि समर कुछ समय बिता सके। उसके बर्नार्ड के पापा के साथ डेनमार्क के शाही परिवार से मिलने जाना मना सके। प्रिंसेस मारिया समर को बहुत याद करती थी। समर ने अपनी छाती को मसला और कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। और वो बाहर निकल गई। लेकिन उसका दिल अभी भी और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बिना किसी कारण के इतना दर्द हो क्यों रहा है? विमान के सामने सड़क पर एक काली रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ये गाड़ी बर्नार्ड
कि बटलर ने उन्हें लेने के लिए भेजी थी। समर, बर्नार्ड स्मिथ और सभी कार में सवार होकर बर्नार्ड के विला की तरफ चल पड़े। 1 घंटे बाद रोल्स रॉयस पेरिस की सड़कों से गुजरती हुई बर्नार्ड के विला के पास पहुंच गई। बर्नार्ड का विला पेरिस के ग्रामीण इलाके में स्थित था। जब रोल्स रॉयस विला पर रुकी तो एक खूबसूरत महिला उनके पास आई और अभिवादन करते हुए बोली, मिस्टर बर्नार्ड, आप आ गए। बर्नार्ड ने पूछा, क्या हुआ, पापा ठीक तो है ना? यह महिला इस एरिया की हेड मिस्ट्रेस थी और इस चीज के लिए जिम्मेदार थी। बेशक बर्नार्ड के पापा की देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। महिला ने झट से कहा, मिस्टर बर्नार्ड, आपके पापा के मुंह से काला खून निकल रहा है। लग रहा है वो जल्दी चल बसेंगे। और ये सुनते ही बर्नार्ड के भाव बदल गए। उसने कहा, क्या क्या मेरे पापा इतनी जल्दी नहीं मर सकते? समर और बर्नार्ड स्मिथ भी उसके पीछे चल दिए। उनका लक्ष्य बर्नार्ड के पापा को ठीक करना था। वो वहां से एक आलिशान कमरे में चले गए। बर्नार्ड ने अपने पापा की हालत देखी, रोते हुए बोला, पापा पापा मैं वापस आ गया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं शैडो किंग को लेकर आया हूं, ये आपका इलाज कर देंगे। दोनों का रिश्ता करीबी था। बर्नार्ड की माँ उसको जन्म देते ही मर गई थी। उसके पापा ने उसे अकेले ही पाला था, इसलिए उसने पापा की नाजुक हालत देखकर दिल को बहुत दुखी हो गया था। बर्नार्ड ने समर की तरफ देखते हुए कहा, हाइनेस शैडो किंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। समर ने कहा, चिंता मत करो बर्नार्ड, मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। ये कहते हुए उसने बर्नार्ड के पापा का चेकअप करना शुरू कर दिया। उसने जो देखा, काला चेहरा और काला खून, साफ जाहिर था कि उन्हें जहर दिया गया था। समर ने उनकी कलाई पकड़ी, नब्ज टटोली। इस बीच वो उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी बर्नार्ड ने पूछा, हाइनेस शैडो किंग, मेरे पापा को क्या हुआ है? समर ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इन्हें तो जहर दिया गया है। मेरे डायग्नोसिस के अनुसार इन्हें किसी ने धतूरा पॉइजन दिया है। बर्नार्ड ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने कि मेरे पापा को धतूरा पॉइजन दिया है? समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, इन्हें धतूरा पॉइजन दिया है। डायग्नोसिस के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इनको धतूरा पॉइजन ही दिया गया है। इनके शरीर में भारी मात्रा में जहर है। ये इनके ब्रेन तक पहुंच गया है, जिसे कोमा में चले गई। बर्नार्ड ने आशा भरी नजरों से समर को और देखा और कहा, हाइनेस शैडो किंग, क्या आपके पास कोई इलाज है? समर ने मुस्कुराते हुए बर्नार्ड को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें बस उनके शरीर के जहर को बाहर निकालना है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए मुश्किल काम था नहीं। समर ने अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाल ली। बिजली की गति से उसने वो सुइयां बर्नार्ड के पिता के 9 के 9 एक्यूपेंचर पॉइंट्स में छेद कर दी। उस समय बर्नार्ड के पिता जहर के कारण बेहोश थे। बर्नार्ड के पिता के फड़फड़ाते होठ देखकर उसने कहा, उनके हाथ में मूवमेंट हुई है, उन्हें महसूस हो रहा है। जहर की बड़ी मात्रा एक्यूपेंचर पॉइंट्स में जमा होने लगी। जैसे जहर की मात्रा निश्चित हो गई, समर ने फिर बिजली की गति से सभी 9 सुइयों को खोल दिया और छेदों से भारी मात्रा में काला खून बह निकला। ये काला खून बर्नार्ड के पिता के शरीर में मौजूद जहर था। शरीर थोड़ी देर बाद काला सूर सारा खून बाहर आ गया। बर्नार्ड के पिता के चेहरे का कालापन भी लगभग सफेद हो गया। बर्नार्ड के पिता ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली और कंफ्यूजन में पूछा, मैं कहाँ हूं? अपने पिता को होश में आता देखकर बर्नार्ड बेहद खुश हुआ और उसने खुश होते हुए कहा, पापा पापा आप ठीक हो गए पापा। बुजुर्ग ने कहा, बर्नार्ड, मुझे क्या हुआ? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ है? उसे याद था कि उसने बस एक चाय की घूंट पी थी और बेहोश हो गया था। बर्नार्ड ने समर की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा, पापा, आपको किसी ने धतूरा पॉइजन दिया था, लेकिन हाइनेस शैडो किंग ने आपको बचा लिया। बर्नार्ड के पिता ने समर की तरफ देखते हुए कहा, शैडो किंग हाइनेस, शुक्रिया। वो जाहिर तौर पर शैडो किंग हाइनेस को पहचानता था। बर्नार्ड के पिता उठकर समर का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन शरीर कमजोर था, वो उठ नहीं पा रहे थे। समर ने बुजुर्ग को बर्नार्ड के पिता का हाथ थामते हुए कहा, हिलना मत, आपके शरीर का भी जहर निकला है तो अभी आपको आराम करना चाहिए। क्योंकि समर ने बर्नार्ड के पिता को बचा लिया था, इसलिए वो बेहद खुश था। बर्नार्ड ने सभी को खाना खिलाने की जिद की। उधर बैरन स्मिथ के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे।
उन्होंने कहा कि खाने के बाद वो समर को डेनमार्क लेकर जाना चाहते हैं, प्रिंसेस मारिया से मिलने के लिए। तभी ट्रिंग 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 ट्रिंग। तभी बात करते ही समर का फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा किसका कॉल है। स्क्रीन पर कियारा का नाम चमक रहा था। समर ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो जानू, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ शैडो किंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कियारा की आवाज नहीं थी, यह तो एक आदमी की आवाज थी। समर का चेहरा उतर गया। उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। फोन की दूसरी तरफ से कियारा की जगह पर किसी आदमी की आवाज आ रही थी। वह उसको शैडो किंग कहकर पुकार रहा था। समर को आदमी कुछ जाना पहचाना लगा। समर को याद आया कि उसने आवाज पहले भी सुनी थी। तभी उसको याद आया कि उसके मन में उसने कहा, अरे नहीं, ये तो टाइगर किंग है। उसे अचानक याद आया कि आवाज टाइगर किंग की थी। समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए उसने गंभीर स्वर में पूछा, टाइगर किंग, कियारा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? टाइगर किंग ने कहा, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, इसलिए बेशक उसका फोन मेरे पास है शैडो किंग। समर ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या तुमने कियारा को किडनैप किया है? आगे से टाइगर किंग की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया। वैसे तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। अगर ऐसे ही खूबसूरत लड़की को ऐसे ही मार दिया गया तो बहुत दुख की बात होगी। इसलिए मैं इससे पहले कि टाइगर किंग बात पूरी कर पाता, समर ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं टाइगर किंग, अगर तुमने कियारा को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसके अंदर से जानलेवा ओरा निकल रहा था। उसके आसपास का जानलेवा ओरा इतना गहरा था कि पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। बर्नार्ड और बाकी सब लोग भी डर गए थे। तभी उधर से टाइगर किंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं मेहरा के हॉट स्प्रिंग विला में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं शैडो किंग। अगर तुम एक दिन के अंदर यहां नहीं आए तो उसकी लाश को दफनाने के लिए तैयार रहना। अपनी बात पूरी करते हुए उसने फोन रख दिया। समर ने कई बार उसको कॉल वापस करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं मिला, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, टाइगर किंग, मेरे कियारा को किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? समर के दिल में भयंकर आग भड़क उठी। उस पल वो बस टाइगर किंग के सिर धड़ से अलग करना चाहता था। समर ने बर्नार्ड की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, बर्नार्ड, मेरी पत्नी को टाइगर किंग ने किडनैप कर लिया। क्या तुम मेरे लिए अभी के अभी प्राइवेट जेट का इंतजाम कर सकते हो? मुझे अभी इंदौर वापस जाना है। उसके चेहरे पर ठंडी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। बर्नार्ड ने तुरंत सम्मान के साथ सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है हाइनेस, मैं तुरंत पेरिस एयरलाइन से संपर्क करता हूं और उनसे आपके लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करने के लिए कहता हूं। बर्नार्ड जानता था कि यह जरूरी है, इसलिए उसने तुरंत एयरलाइन कंपनी को फोन किया। बर्नार्ड फ्रांस का एक अरबपति था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। उसके पास पेस एयरलाइन के शेयर भी थे और इसलिए उसने जल्दी से समर के इंदौर जाने के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम करवा दिया। फिर बर्नार्ड खुद समर को पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। समर इतनी जल्दी में था कि बर्नार्ड को अलविदा कहे बिना जल्दी से बोइंग 747 में चढ़ गया। समर जल्दी से फ्लाइट में बैठते ही फ्लाइट टेक ऑफ कर गया और समर फ्लाइट के बाहर बादलों को घूर रहा था। उसका दिल कियारा से बंध गया था। उसे डर था कि टाइगर किंग कियारा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बाकी जिंदगी खुद को दोषी ठहराता रहेगा। वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहता था। यह उसकी गलती थी। टाइगर किंग उसका दुश्मन था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइगर किंग उसको हराने के लिए कियारा का इस्तेमाल करेगा। इसी बीच उधर मेहरा परिवार का हॉट स्प्रिंग विला पहाड़ के लगभग आधे रास्ते पर बना हुआ था, जो 1000 वर्ग मीटर जमीन पर फैला था और विला के सामने एक विशाल गर्म पानी का झरना भी था। कियारा को बांधकर एक खंभे से लटका दिया गया और उसके शरीर पर एक डेटोनेटर बम बांध दिया। कियारा का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ा हुआ था। वो थकी हुई थी, उसे भूख लगी थी। उसकी आंखें स्थिर थी, जैसे उसकी मौत वहां पर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं सहन कर सकती। उसे समर की इतनी याद आ रही थी और बस यही चाहती कि मरने से पहले एक बार उसे देख ले। वहीं उस बेम के नीचे टाइगर किंग, पैंथर किंग, रेड किंग और ईशान सोफे पर बैठकर
ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। ईशान ने टाइगर किंग की तरफ अपनी चापलूसी भरा चेहरा से घुमाते हुए कहा, हाइनेस टाइगर किंग, आप मुझे कियारा के साथ एंजॉय करने क्यों नहीं दे रहे? मैं इसका पीछा करते 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल से आज मेरे हाथों में आई है। उसकी बात सुनकर टाइगर किंग ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर के साथ देखा और कहा, तुम्हें अभी सुना कि कियारा ने क्या कहा? अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो सुसाइड कर लेगी। अगर कियारा मर गई तो हम शैडो किंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हम सभी को मार देगा। शैडो किंग टाइगर किंग का सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर वो शैडो किंग को मारना चाहता तो कियारा उसके लिए एकदम सही चारा थी। वो अपने दुश्मन को खत्म करने का मौका नहीं गवा सकता था, इसलिए ईशान को छूने नहीं दे रहा था। ईशान टाइगर की बात से असंतुष्ट था, लेकिन वो समझ गया था कि काम जरूरी है। टाइगर किंग ने उस पर नजर डालते हुए कहा, ईशान, शैडो किंग कभी भी यहाँ आ सकता है। बेहतर होगा तुम जाकर छिप जाओ, क्योंकि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, बल्कि बस हमारे रास्ते में एक बाधा ही बनोगे। वो जानता था ईशान सिर्फ लेवल 1 स्टेज 2 का मार्शल आर्टर है, जो शैडो किंग का एक सेकंड भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। ईशान हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है हाइनेस, मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज जब आप समर को मार देंगे तो मुझे कियारा के साथ एंजॉय करने का मौका दीजिएगा। उसकी बात सुनकर टाइगर किंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। उसकी बात सुनते ही ईशान खड़ा हुआ वहां से बाहर निकल गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ निकल गया, और वो चल पड़ा था और वहां रुकना भी नहीं चाहता था। उसे पहले ही आंधी गली में एक भयंकर युद्ध का अंदेशा था। वो समर की ताकत के बारे में जानता था और बिना वजह ही उसके हाथों मरना भी नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद जब वो इंदौर में अपने घर पहुंचा तो वो छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। उसे पूरा यकीन था कि अगर समर पर टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग तीनों एक साथ हमला करेंगे तो वो मारा जाएगा। वहीं उधर 13 घंटे की उड़ान के बाद बोइंग 747 इंटरनेशनल इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। समर जल्दी से प्लेन से उतरा, एक टैक्सी बुलाई, जल्दी से मेहरा हॉट स्प्रिंग विला की ओर चल पड़ा। टाइगर किंग ने उसे बताया कि कियारा मेहरा हॉट स्प्रिंग विला में है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहां पर पहुंचना चाहता था। क्या करेगा समर? क्या लगता है दोस्तों आपको, समर इन तीनों किंग से कियारा को बचा पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आपको कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर रोज ही अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई शाम को 7 बजे आती है, तो आप लोग इस चीज की चिंता न करें कि कहानी किस समय आई है और कब आती है। और मेरे आज सभी जो दोस्त नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर हमें जरूर भेजें, हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां कहां से हमारी कहानी को सुनते हैं और देखते हैं।